भारतीयों का ही रोल नहीं रहा है, बड़े बड़े अंग्रेजी जो लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, उनका भी रोल रहा है। एनी बेसेंट का मैं नाम लिया था। एनी बेसेंट ने एक किसी पुनर्जागरण का ही वो भी एक पार्ट है, आप लोग नाम सुने होंगे। जो एनी बेसेंट को जानता है वो उनके द्वारा चलाए गए संस्था को भी जानता होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कौन करती है? एनी बेसेंट करती है। ये पुनर्जागरण का काल है, जब हमारे नेता पावरफुल होते हैं, अंग्रेजों से आंख में आंख मिला करके लड़ने का जिनमें जुर्रत होता है, वैसे लोगों को तैयार करते हैं। इनका जो होम रूल लीग था वो तो आप लोग जान गए कि 1916 के समय में ये लोग शुरू किए थे, लेकिन उसके बहुत पहले, मैं वो ईयर भूल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, गूगल पर उपलब्ध है। ये प्रार्थना समाज और जो आर्य समाज बना है उसी के समय थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन लोगों ने किए थे। एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना होती है, अमेरिका में होती है। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये आयरलैंड की रहने वाली थी, एनी बेसेंट। लेकिन इसके पहले जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, मैं भूल गया वो मैडम का नाम क्या था। दो आदमी मिलकर इसकी स्थापना किए थे। मैडम वो रसिया की थी, मैडम ब्लावेस्की करके थी, उसका नाम था। और एक कर्नल ऑलपेट हैं, कर्नल ऑलकर्ट और मैडम ब्लावेस्की जो रशिया के रहने वाली थी, कर्नल जो है यूएस के रहने वाले थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ होती है? अमेरिका में होती है। और उसका पर्पस क्या था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना क्यों की गई थी बताइए? कोई इंडियंस नहीं है इसमें, बताइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसका किसका रोल था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, कितना वाइड एरिया है। सर बताएं आप किसको क्यों हुआ था स्थापना? अच्छा जानते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना क्यों की गई थी? सामाजिक बुराई। बहुत बढ़िया। इंडिया के बारे में इंडिया के लोग जाने, इंडिया की संस्कृति, इंडिया का जो सभ्यता है, इंडिया का जो महत्व था, उसको इंडियंस नहीं जानते हैं, इसलिए ये गुलाम है। तो हम ऐसी संस्था का स्थापना करें जहां पर लोग को इनवाइट करें, डिस्कशन करें, जो ये सब करा रहे हैं, लोग आए, अपने विचार दें, इंडिया के बारे में बात हो, समझे। इंडियंस लोगों को बुलाया जाए, डिस्कशन कराया जाए, उनको बताया जाए कि आप कितने महान देश के नागरिक रहे हो। तो सोच लीजिए, स्थापना होती है अमेरिका में, रशियन महिला, अमेरिकन आदमी मिल करके इसकी स्थापना करता है आपके देश को जगाने के लिए। और इसकी नेता कौन बनती है आगे चल करके, जो इसको पूरे इंडिया में फैलाती है, वो है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है, आप लोग ये भी जानते होंगे कि ये भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली महिला अध्यक्ष भी थी। इनको इतना इज्जत दिया गया। एक चीज और मैं इनके बारे में जानता हूँ, बड़ा इनको देख अच्छा लगता है, इन्होंने पहला हिंदू कॉलेज विश्वविद्यालय इन्होंने बनारस में शुरू कराया था, जिसको कि आगे चल करके शायद उसी के नींव पर जो BHU का जो स्थापना हुआ है। तो देखिए कितने बड़े बड़े काम लोग किए, कितना बड़ा बड़ा देन है इनका। तो अब हम लोग गरम दल तक आ गए थे, 1907 तक खत्म हो जाता है, 1916 में होम रूल लीग शुरू होती है। और उसके बाद में हमारे यहाँ इंटर करते हैं हमारे महान पुरोधा सदी के नायक महात्मा गांधी जी का इंटर होता है। महात्मा गांधी जब इंटर करते हैं भारतीय इस सिचुएशन में जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, नरम दल वाले, गरम दल वाले, पुनर्जागरण वाले अपना अपना रोल अदा करते गए, तो एक महान पुरुष का अवतरण होता है जो महात्मा गांधी, मोहनचांद करमचंद गांधी है। इनको भी आजकल बहुत लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन कभी पढ़िए आप, इनको पढ़िए। मेरे पास बहुत सारी बुक है, मैं इनको पढ़ा हूँ, मैं इनको करीब से समझने का कोशिश किया हूँ। मैं भी समाज के एक लोअर वर्ग से आता हूँ, तो इनको भी बहुत लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं, लेकिन मैं इनको करीब से देखा हूँ और मैं इनको जितना जाना हूँ मैं इनको एडमायर करता हूँ। ये असाधारण व्यक्ति थे। इनको आइंस्टीन ने इनके बारे में बहुत अच्छा रिमार्क किया था, शायद आप लोग उसको जानते होंगे, कि आने वाली पीढ़ी इस बात में विश्वास नहीं करेगी कि एक हाड़ मांस का व्यक्ति इस धरती पर इस तरह का भी था। और आज देखिए वो समय आ गया। आप यदि महात्मा गांधी यहाँ पर जब आते हैं तो ऐसे नहीं कि वो आकर के आसमान से टपक के यहाँ पे आ गए,
और आपके लिए लड़ने लगे। ऐसा नहीं, उनकी भी तैयारी हुई थी। उनकी तैयारी कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में। कभी वहां का इतिहास पढ़िए आप लोग। साउथ अफ्रीका में एक नौजवान आदमी जाता है वहां एक केस लड़ने, यहाँ के व्यापारी का, अपनी पत्नी को लेकर के जाता है। जो पत्नी बहुत ही कंजर्वेटिव थी, बहुत ही, कस्तूरबा बाई घर से बाहर नहीं निकलती थी, इतने कंजर्वेटिव, इतना छुआछूत में बिली। उस समय का समाज सोचिए, उनके बारे में बुरा ये मत रखिए, हमारा समाज इस तरह का था। हम कितना ऊपर आए तब अमृत महोत्सव को हम समझ सकेंगे कि आज हम कहाँ खड़ा हैं, आज हमारा समाज कितना आगे आया। तो जब आप उनकी दक्षिण अफ्रीका के वहाँ के स्ट्रगल को जब आप पढ़ेंगे तो आप कांप जाएंगे। जब वो वहाँ जाते हैं और वहाँ के भारतीयों का दुर्दशा देखते हैं और उनके बारे में जब लड़ना शुरू करते हैं, उनके हक अधिकारों के बारे में, उनकी वो दुर्दशा होती है कि कस्तूरबा कभी अपने छोटे छोटे 4-5 बच्चों को लेकर कभी इस घर में छुपती है, कभी उसके घर में छुपती है। याद कीजिए, महिलाएं इस दर्द को समझेंगी। और महात्मा गांधी जब ऑफिस से घर आते हैं तो कभी कोई मार के माथा फोड़ देता है, कभी हाथ तोड़ देता है। और ये घटना एक बार नहीं हुई है, कई बार होती है। और वो आदमी वहां पे हार नहीं मानता है। वहां पर जो वहां के हमारे भारतीय भाई थे, उनके अधिकार को दिलाता है। वहाँ के जो शासक थे, गोरे लोग थे, उनको उनका अधिकार दिला करके वो वहाँ पर सीखता है। और वहाँ पर वो चाहता तो बहुत ही आलीशान जीवन जी सकता था। वहाँ उनका वो इतना बड़ा नेता बन सकता था कि फिर कहिए मत, तो महलों में रहता, पैसों की कमी नहीं रहती साउथ अफ्रीका में। लेकिन वो आदमी फिर देखा कि नहीं है, जो यहाँ पर मैं लड़ा हूँ इसका तो कहीं और भी जरूरत है। जहाँ से मैं खुद, हमारे लोग इतने त्रस्त हैं, तब वो यहाँ आते हैं। महात्मा गांधी का यहाँ पे आगमन होता है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी है। तो ये महात्मा गांधी का काल होता है जो हमें आज़ादी की लड़ाई तक ले जाता है। लेकिन इस बीच में एक और भर करके आता है जिसको बोलते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म। आप लोग उसको भी पढ़े होंगे। मिलिटेंट नेशनलिज्म गांधी जी के और ये नरम दिल वालों के रिएक्शन में एक वर्ग तैयार हुआ था, जिसमें हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद हैं। इनका रोल, आप इनकी भी कभी कहानी पढ़ें तो मालूम चलेगा कैसे ये लोग बम बनाना सीखते हैं छुप छुप करके। काकोरी जो घटना घटी थी, आप उसको याद कर सकते हैं। कैसे भगत सिंह असेंबली में जाते हैं और वहाँ बम फेंकते हैं। बम भी ऐसा फेंका जाता है कि किसी को नुकसान नहीं हो। इस तरह का बम चाहते तो बम से तो पूरा पार्लियामेंट टूट सकता था, लेकिन ऐसा बम लेकर के जाते हैं कि केवल धुआं उठे। उनका पर्पस क्या था? दिखाना कि मैं इस लेवल तक अब तुम्हारा विरोध कर सकता हूँ। हम वो गांधीवादी अब नहीं है। गांधीवादियों का क्या तरीका था, चाहे नरम दल वालों का, उनका लड़ाई लड़ने का क्या तरीका था? सत्याग्रह। हम उपवास पर बैठ जाएंगे, हम फास्टिंग करने लगेंगे, हम आवेदन लिखेंगे, हम आपसे डिमांड रखेंगे, लेकिन ये बोले कि नहीं अब हम छीन लेंगे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, इनका उदय होता है। सुभाष चंद्र बोस, इनको हम नरम दल गरम दल में नहीं रखते हैं, ये बिल्कुल अलग ही कैटेगरी के थे। मैं इनको किसी के तुलना में नहीं रखता हूँ, लेकिन जो बोलते हैं ना यूनिक पर्सनालिटी, तो ये एक यूनिक पर्सनालिटी थी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक अकेला आदमी आपके बंगाल से निकलता है, पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को चकमा देकर के अफगानिस्तान से होते हुए वो जर्मनी पहुंचता है। सोच लीजिए। और वहां के जाकर के वो हिटलर से मिलता है, जिससे मिलने में बड़े बड़े उस समय के विंस्टन चर्चिल और जो उस समय के स्टालिन, और वो लोग हिम्मत नहीं करते थे कि हिटलर से बात करें। वो आदमी जाकर के हिटलर से बात करता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना करता है, वहां के भारतीयों को इकट्ठा करता है। बहुत सारे ऐसे रेजिमेंट थे हमारे ब्रिटिश सैनिकों में, यहाँ से भी बहुत सारे लोग थोक में रिजाइन करके लोग चले गए थे। इसका भी इतिहास है। और इस तरह से आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है और वो लड़ता है। लड़ करके वो कहाँ तक आ गए थे आज़ादी दिलाने?
मेरा रुआ काम जाता है सब बात सुन करके। हमारे बर्मा से होते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट में घुस गए थे वो सेना। लेकिन इस बीच में अनफॉर्चुनेट चीज होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है, हिटलर सुसाइड कर लेता है और उनका जो बल था वो खत्म हो जाता है। और सबसे दुखद अंत, पता नहीं अभी भी डिस्प्यूट है, बहुत सारी चीजें इसमें भी निकल करके आती है। उनका भी एक अभी तक जो मान्यता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका एक हवाई जहाज में निधन हो गया था दुर्घटना में। लेकिन उनसे भी जो दुख सहे थे लोग, उनके सैनिक थे जो बच गए, बहुत सारे मारे गए थे। लेकिन उनके जो सैनिक थे उनके यहाँ पर वो केस चला, उनको बहुत ही सशक्त श्रम की कारावास हुई, जेल में सब आए। लेकिन उनका भी केस कौन कौन लड़ा था याद रखिएगा, उन सब का केस जवाहरलाल नेहरू लड़े थे। बहुत लोगों को निकाले थे, बहुत लोग निकले थे। तो ये सब जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल्स में जाते हैं। आज का जो मैं बोला, सर भी बता रहे थे कि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारा मैं देखता हूँ आजकल कुछ यूपीएससी का टॉपर लोग बोलते हैं कि मैं केवल नेट से और यूट्यूब से मैं पढ़ करके टॉप कर गया हूँ। तो ये सोशल मीडिया का पावर है, ठीक है। तो वही है, आपके आज के जो समय में हम लोगों के पास इतने सारे साधन उपलब्ध हैं। आप जब हम लोग पढ़ते थे तो अच्छी अच्छी किताबें नहीं, जैसे हम लोग बिपिन चंद्र का और आपके उर्मिला थापर का और सरकार का और क्या वो डीएन मिश्रा साहब का, इन सबों का कुछ कुछ बुक हम लोग ले लेकर के पढ़ते थे। उसके बाद में फेमस हुआ कि इग्नू का बहुत जो है नोट, बहुत ही क्लासिक नोट है। इग्नू का नोट आप लोग पढ़िएगा, हिस्ट्री सबका करते हैं तैयारी जितने से करते। ये सब चीज़ें जो हैं आपको अब बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप सोशल मीडिया में किसी भी टॉपिक को खोल करके जाइए, आपको बहुत साइंटिफिक तरीके से चीज़ें मिलती हैं। एक से एक सब लोग लेकर के आपको जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं। बस वही है कि आप अपना एक व्यक्तित्व बनाइए। अब मैं इसको समाप्त करता हूं क्योंकि आगे का कहानी आप लोग जानते होंगे। ये सबका मिला जुला एफर्ट होता है जिसमें कि ब्रिटिशर्स जो है इतने घबरा गए लोग। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी जो है भगत सिंह को क्यों नहीं बचाए थे, इरविन के साथ जो टॉक हो रहा था उसमें क्यों नहीं बचाए थे। बहुत ज्वलंत क्वेश्चन है, इसको कोई सही जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन भगत सिंह जो है मैं भी कुछ उसमें बोलना चाह रहा था कि जो भगत सिंह है उन्होंने खुद से लिख करके दे दिया था एक